स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने दामाद जैरेड कुशनर और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कल मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के लिए भेजा था। ये मुलाकात हो गई। ये बैठक फ्लोरिडा से लेकर जिनीवा और आबू धाबी तक कई दिनों की कूटनीति के बाद तय हुई थी। वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि वो यूरोप के सबसे खून खराबे वाले संघर्ष को खत्म करने के लिए बहुत आशावादी है, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्टीव विटकॉफ, जिन पर पहले भी रूस के करीब होने का और उन्हीं का बढ़ा हुआ मसौदा शांति वार्ता के मसौदे के तौर पर आगे बढ़ाने का आरोप लगता है, कहीं ये फिर मॉस्को की तरफ ना झुक जाए। हालांकि पुतिन का नजरिया बिल्कुल साफ है। अब तो वो सीधे यूरोप को धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर यूरोप ये चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जंग करूं यूरोप के देशों से, लेकिन अगर यूरोप ऐसा चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अब यूरोप को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है पुतिन साहब ने। ये स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दो लोग दामाद और दोस्त ट्रंप के, आए इनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये जो आप अभी बयान सुन रहे थे, ये इस मीटिंग से पहले का है। जो आप सफेद गोलमेज वाली टेबल देख रहे थे, वो मीटिंग बाद में हुई। तो जब वो लोग आ गए तो पुतिन ने उनको पहले, कहा जाता है, 3 घंटे इंतजार करवाया। ये उस जगह वेन्यू पे ही नहीं थे जब वो लोग पहुंचे, और ये किसी वहां से कई मील दूर किसी दूसरी जगह पर कोई भाषण दे रहे थे। वहां से ये उनको इंतजार कराने के बाद वापस आए, और इस बीच में वो लोग टहलने निकल गए। उसकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास, वो दिखा सकते हैं आप। वो दोनों लोग जो अमेरिका से आए थे, इन्होंने इतना इंतजार कराया कि वो बाहर निकल गए। थोड़ा ये शहर देख के आते हैं, तो वो थोड़ा शहर देखने के लिए निकल गए। फिर आए साहब ये, फिर 5 घंटा इनके साथ मीटिंग की, और इससे पहले वो यूरोप को धमकी दे चुके थे कि जंग करनी है तो कर लो। इस माहौल के अंदर ये अमेरिका के दोनों लोगों से इन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर है कि यूरोप भी देख रहा था इसको, ज़ेलेंस्की तो देख ही रहे थे कि इस मुलाकात के बाद क्या होगा। अब इनसे पुतिन साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया कि ये बताइए कि ये आप और अमेरिका ही सब कुछ तय कर रहे हैं, इसमें ना ज़ेलेंस्की कहीं दिखता है हमको, ना यूरोप के बाकी देश दिखाई देते हैं, जंग तो यूरोप में हो रही है। तो इनका जवाब सुनिए, उस पर क्या था। इनका जवाब यह था कि देखिए साहब, यूरोप जो है वो तो जंग रुकवाना ही नहीं चाहता, वो तो जंग चाहता है। उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन एक ही है कि वो यूक्रेन को उकसा रहा है कि तू लड़ता रहे, तू लड़ता रहे। ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन ये ट्रंप ने जो पीस प्लान दिया है, यूरोप उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहा। हम उसके कुछ पॉइंट्स पर सहमत हैं, कुछ पर नहीं सहमत हैं, लेकिन इनका कहना यह था कि अगर यूरोप को इस सब में बीच में आना है तो उसको आसमान छोड़कर, वो भी 7वें आसमान पे है, आसमान छोड़कर जमीन पे आना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ये बातें हो रही हैं। ये इनका ट्रांसलेशन इनकी बात का, कि पृथ्वी पर आकर बात करें ना मुझसे, तब हम बात करेंगे कि पीस डील में यूरोप का क्या रोल है। तो अब इसके बाद जो इनके मुख्य प्रवक्ता वो थे, इनके जो सलाहकार हैं यूक्रेन को लेकर के, यूरी, उनका कुछ नाम है, यूरी उसाको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, अभी हम किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। इतना हुआ है, हमें 28 पॉइंट का एक मसौदा ट्रंप ने पहले दिया था, आज हमको 4 दस्तावेज और दे दिए गए, लेकिन वो 4 दस्तावेज क्या हैं ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये इन्होंने बोला कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, हमको 4 दस्तावेज और दे दिए हैं। अब जब तक हम किसी एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते तो हमारी अभी ट्रंप से मुलाकात, मतलब पुतिन और ट्रंप की बातचीत की भी अभी उन्होंने कोई संभावना नहीं बताई। ये उनसे पूछा गया था, मतलब ये कह रहे हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ज़ेलेंस्की का भी रिएक्शन लगे हाथ देख लीजिए, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। ज़ेलेंस्की साहब ये देख रहे थे और उन्होंने पहले 3 ट्वीट किए उन्होंने लगातार। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम मॉस्को से आने वाले सिग्नल का बड़ा ध्यान देकर इंतजार कर रहे हैं, जैसा सिग्नल होगा हम वैसा कदम उठाएंगे। कई बार सिग्नल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर इसके बाद हम ट्रंप के सिग्नल का इंतजार करेंगे, और उनके पहले सिग्नल पर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए चला जाऊंगा। ये ज़ेलेंस्की लिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या सिग्नल मिला। फिर उसके बाद उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमको, हमारे को लेकर कोई फैसला मेरी पीठ पीछे ना करें, जो फैसला हो उसमें यूरोप भी और यूक्रेन तो होगा ही होगा, उसमें एक पक्ष, हमारे पीठ पीछे कोई खेल ना खेले जाए, नो गेम्स, ये शब्द उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने यूरोप के लिए लिखा है कि इसमें यूरोप भी एक पक्ष है, तो यूरोप को भी भरोसे में लिए बगैर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप इनका साथ छोड़ चुके हैं, लगभग नहीं पूरा छोड़ चुके हैं। इनके पीछे अगर कोई खड़ा है तो यूरोप के 3-4 मजबूत देश, जिसमें फ्रांस सबसे आगे, ब्रिटेन है और जर्मनी है। इन 3 देशों ने ज़ेलेंस्की को अभी तक खड़ा कर रखा है, नहीं तो ज़ेलेंस्की अब शायद अपने देश में भी नेता ना रह जाए, उनकी ऐसी हालत कर दी गई। त्रिपाठी जी,
देखिए, एक तो ये कि ज़ेलेंस्की साहब को समझना पड़ेगा कि जो मध्यस्थता होती है, समझौते होते हैं, वो किसी एक सिग्नल, एक तरह का सिग्नल हो तो किसी स्टेशन पर होते हैं। अलग अलग सिग्नल मिलेंगे और अलग अलग दिशा में ट्रेन जाती रहेगी तो कोई समझौता नहीं होता है। जो होता हुआ दिख रहा है, यूरोप के देश उसमें सहभागी हों, उनकी चर्चा हो जाए, ये अलग विषय है, लेकिन यूरोप का कोई स्टेक नहीं है। किसमें नहीं है? पीस प्रोसेस में नहीं है। आप लड़ाने में उनका खूब स्टेक है, कारोबार के लिहाज से उनका खूब स्टेक है, पुतिन को कट्टू साइज करने की कोशिश में उनका खूब स्टेक है, लेकिन वो उस पर हार मान चुके हैं। एक तरह से कहें कि वो अब उस जगह पर खड़े नहीं। कर कौन सकता है? ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप को पता है कि पुतिन ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं उसमें ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। शुरू में लग रहा था कि ट्रंप का अपर हैंड है, ट्रंप ने किस तरह से धमकी दी, किस तरह से समझाया, फिर अलास्का में मीटिंग कर दी, अपनी कोशिश उन्होंने की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी वहां पुतिन की बहुत हावी थी। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि भैया तुम ट्वीट चाहे जो करो, लेकिन किसी तरह से शांति समझौता हो जाए और तुम्हारे रहते शांति समझौता हो जाए, बस ये चिंता होनी चाहिए। वरना पुतिन और ट्रंप ये यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करा के भी शांति समझौता करा सकते हैं। ये भी आपकी बात मुझे तो ठीक लग रही है कि हो तो वही रहा है जो पुतिन चाहते हैं हर जगह, और सबको धमका भी वही रहे हैं। अब यूरोप को धमकाया कि लड़ना है तो लड़ लो। देखिए, यूरोप का स्टेक बहुत बड़ा है, और यूरोप का स्टेक इसलिए बड़ा है क्योंकि यूक्रेन को यूरोप एक बफर जोन के तौर पर खड़ा कर रखना चाहता था, और इसीलिए उसको था कि उसको नाटो का सदस्यता मिल जाता तो ठीक है, झगड़ा होगा तो पहले तो यूक्रेन ही झेलेगा ना, सीधे तो डायरेक्ट जर्मनी पर नहीं जाएगा, ब्रिटेन पर नहीं अटैक होगा। इसलिए यूरोप को डर है कि यदि यूक्रेन गिरता है, यदि वो धाराशायी होता है, तो रसिया कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाकर के वो यूरोप पर भी अटैक करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत धमकी से भरे कहा है, जो ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से और उनके ऑयल फील्ड्स वगैरह पे, ऑयल टैंकर्स, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम ब्लैक सी को पूरी तरीके से रोक देंगे। ब्लैक सी को रोकने का मतलब है कि जितने भी व्यापार वगैरह हैं, सारा यूक्रेन का नस नाड़ी जो है वहीं से काट देना है। तो ये एक ढंग से देखिए कि रसिया मजबूर कर रहा है कि यूरोप इसमें न ज्यादा दखल दे। और यूरोप की अभी तक स्थिति क्या है? यूरोप चाह करके भी वो मिसाइल तो दे रहा है, लड़ने के लिए बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है, बातें कर रहा है ज्यादा से, लेकिन आप समझ रहे हैं मर कौन रहा है? एकदम मर तो यूक्रेन। यही बात तो मैं कह रहा हूं सर कि लड़ने में तो सारा स्टेक है। बिल्कुल, पीस का कोई प्लान नहीं उसका है, स्टेक, कोई इनिशिएटिव नहीं है, दुनिया के किसी देश को बिठाने की स्थिति नहीं है, आपको हर बार ट्रंप के आगे जाना पड़ रहा है। तो ये असली मसला है ना। अब इसमें एक्चुअली पहले तो दो ही पक्ष थे, एक रूस का और एक यूक्रेन का, और इनके पीछे लोग खड़े थे। अब इसमें दूसरा एंगल आ गया है, अब दूसरा दो पक्ष हो गए हैं, वो यूरोप और अमेरिका है। अमेरिका चाह रहा है कुछ भी करके लड़ना बंद करो, और यूरोप कह रहा है कि रूस की शर्तों पर लड़ाई बंद नहीं करनी चाहिए यूक्रेन को, और बीच में फंसे हुए हैं ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोग। ये इस वक्त की परिस्थिति है। रसिया ने भी तो कहा कि ये लड़ाई शुरुआत किसने की है? ये तो लड़ाई यूरोप ने शुरुआत किया, भाई तख्ता पलट करवाया, तख्ता यूक्रेन में तख्ता। सर, एक और लड़ाई शुरू होने वाली है, इसका ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग अब लगभग लग रहा है कि किसी भी तय है। अमेरिका के समंदर में वो लगातार, अमेरिका समंदर में लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स करके इस आरोप में कि इन नावों से जो है ड्रग्स लाई जा रही हैं अमेरिका में, उनके ऊपर बम गिरा रहा है। और इसकी तस्वीरें आप देखिए, ये समंदर में जो है बॉम्बिंग की तस्वीरें हैं, और वेनेजुएला और उसके आसपास के समंदर में, पानी में कई ऐसी स्ट्राइक्स वो कर चुके हैं। इसमें 80 के करीब लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अब ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया कि हर वो देश, साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, जो हमारे देश में अपराधी भेजता है और ड्रग्स भेजता है, मैं उस हर देश के खिलाफ बमबारी करूंगा। उस देश से समंदर में निकलने वाली ऐसे हर जहाज को, हर नाव पर मैं बम गिराऊंगा। और उन्होंने खुलकर नाम लेकर दो देशों का जिक्र किया, वेनेजुएला खासकर, जिस वेनेजुएला के लिए तो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और 15,000 सैनिक भेज रखे हैं। उन्होंने कोलंबिया का भी नाम लिया। ये दोनों देश हमारे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स भेजते। इन्होंने वेनेजुएला को धमकी दी जंग की। 11 वॉरशिप्स भेजी हुई हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ है, 15,000 सैनिक भेजे हुए हैं, और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनके सर पर $50 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। वो आदमी तानाशाह है। वो क्या कर रहा है इस सब के बीच? आप देखिए, वो आदमी डांस कर रहा है। दिखाइए तस्वीरें, ये देखिए कल की तस्वीरें।
चूहे को मारने के लिए आपने टैंक निकाल दिया है। ये है निकोलस मादुरो, डिक्टेटर है। वेनेजुएला हमने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वहां पर है, सबसे ज्यादा तेल उनके पास है। तेल ही चाहिए ट्रंप को, बहाना है ड्रग्स का। लेकिन निकोलस मादुरो का जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इनसे फोन पे भी बात की है और कहा जाता है, जो अमेरिकी मीडिया लिख रहा है, कि इनको ऑप्शन दिया गया है कि तुम देश छोड़ के जाना चाहते हो तो हम तुमको सेफ पैसेज दे देंगे, वरना हम तुम्हारे देश पर हमला करेंगे। आप पूछेंगे इनके पास क्या है। ये कल इन्होंने एक परेड की सलामी ली है, वो दिखा दीजिए तस्वीरें दूसरी। एक परेड की सलामी ली है। इनके पास चंद लाख के सैनिकों के नाम पर चंद लाख लोग हैं। इन्होंने ये कहा कि मेरे 80 लाख नागरिक वो मिलिट्री ट्रेंड हैं, और अगर अमेरिका ने हमला किया तो 80 लाख लोग मिलकर जवाब देंगे अमेरिकी फौज को। लेकिन एक कहने की बात है, जब पहली गोली चलेगी तो उनमें से कितने बाहर निकलेंगे, ये भी जानते हैं। तो ये गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने देश को बचाने के लिए। इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो इतने दबाव के बीच में निकोलस मादुरो कितने दिन टिकेंगे? आपको लग रहा है कि ट्रंप हमला करेंगे या निकोलस मादुरो अपने आप छोड़ देंगे? अपने आप छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमला, क्योंकि हमला जैसा कोई ये वो है नहीं झगड़ा, मतलब ये तो यूक्रेन रूस जैसा वैसा ही मसला है नहीं कि है। चूहे को मारने के लिए ईरान अमेरिका जैसा भी नहीं है। ईरान अमेरिका जैसा भी नहीं, बहुत छोटा सा वो है कंट्री, और वो ड्रग्स का और ऑयल रिजर्व की ताकत जो है वो उनको बना रही है, तानाशाह है। मुझे लगता है जो अल्टीमेटम दिया उसको थोड़े दिन चलाते रहेंगे, सत्ता परिवर्तन। वैसे तो कोई रिलेटेबल नहीं है वो, लेकिन अगर दोनों आप चला देते हो, ट्रंप वाला और मादुरो एक जैसे ही तो डांस कर रहे हैं। सर गंभीर मामला है, बॉम्बिंग हो रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर लगाई बॉम्बिंग वाली, इस पर एक ये इसकी भी कहानी है। ये दिखा देता हूं आपको। वो जो ये इसके लिए ट्रंप को सफाई देनी पड़ी अपने रक्षा मंत्री के नाम के लिए। ये तो लग रहा है ड्रग का असर। नहीं सुने, ये क्या हुआ इसमें। ये नाव निकली वेनेजुएला से, इसके ऊपर एक बम गिराया, बोट बर्बाद हो गई। भाई डूबने में तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो लगते हैं ना नाव को। बम ठीक गिरा नाव के ऊपर से इन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ लोग जिंदा हैं, तो फिर दूसरा बम मारा उन लोगों को मारने के लिए। इसकी आलोचना हो रही है कि जब तुमने नाव बर्बाद करी दी थी, इस समंदर में छोड़ के कहां जाते, बीच समंदर में कहां चले जाते, तुमने लोगों को मारने के लिए फिर दोबारा दूसरा बम गिराया। इस पर सफाई दी ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री के लिए कि ये जब पहला बम गिराया तब तो मेरा मंत्री वहां था कंट्रोल रूम में, लेकिन दूसरे स्ट्राइक के टाइम ये वहां नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी है ट्रंप ने। सर अब ट्रंप बम भी गिरा रहे हैं और ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि अगली बार मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अभी फिर उन्होंने मैं भी वही कह रहा था कि बम भी गिरा रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज की भी वो मांग कर रहे हैं। देखो वेनेजुएला बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने फोन पे सीधा करके धमकी दी कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सेफ स्पेस आपको दे देते हैं, आपको आपकी वाइफ की आपके बच्चों के साथ आप सेफ स्पेस देते हैं, आप निकल जाइए देश छोड़कर, या फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल तो अभी वो टिका हुआ है, अब मैदान में अभी वो डांस कर रहा है। अब पहली मिसाइल गिरेगी तो हो सकता है उसके बाद उसका हिम्मत टूटेगी, फिर वो कोई रास्ता ढूंढेगा निकलने के लिए और फिर उसे निकलने दिया जाएगा। मुझे क्या दादागिरी है सर, ये क्या दादागिरी है? मतलब आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी करो, किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन करो। अच्छा एक और मजेदार, दोस्त के साथ भी अब तो ये ट्रंप यही व्यवहार कर रहे हैं। नेतन्याहू की भी इनसे बात हुई फोन पे। नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से भ्रष्टाचार के मामले में माफी मांगी है, पार्डन मांगा है। ट्रंप उसमें, उनको लगता है ट्रंप करवा सकते हैं ना। ट्रंप को फोन किया कि साहब एक बार फिर कह दो, आप जरा सिफारिश कर दो उसको, ठीक। तो ट्रंप ने उनका, लेकिन तुम बताओ, तुम सीरिया को और लेबनान को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम फिर वहां जाके बम मार रहे हो। तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये खेल चल रहे हैं दुनिया। ट्रंप ने मजाक बना दिया है दुनिया की डिप्लोमेसी, अंतरराष्ट्रीय नियमों का। कर रहे हैं कि सीरिया में पहले रसिया का होल्ड था, वहां पर सत्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने किया। तो अब प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वहां भी ये बम मार रहा है। इनका कहना है कि हम उनको मार रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो खैर चलिए, अब अगली खबर जो है, मैं आपको खबर बता रहा हूं, उसके अंदर की असल खबर आपको समीर जी बताएंगे। सर समीर जी देखिए, इसकी खबर आपके पास है कि नहीं है? वैसे सारी खबरें रखते हैं। लालू यादव का नया बंगला देखा था आपने इंडिया टीवी पे, ये रहा। बहुत बड़ा मेंशन बना रहे हैं लालू यादव। 9 कमरे हमने आपको बताए थे, बड़े बड़े हॉल हैं इसके अंदर, वही बन रहा है। और अब उनका जो सरकारी घर है उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब लालू परिवार इस बंगले में जल्द शिफ्ट हो सकता है। लालू जी को अब दूसरे सरकारी बंगले में नहीं जाना। ये बंगला बन रहा है दानापुर के महुआ बाग में। अब इसकी कहानी क्या है? अभी इसको तैयार होने में 6-8 महीने कम से कम लगने वाले हैं, लेकिन काम इसका बड़ा तेज कर दिया गया है। निर्माण काम तेजी के साथ हो रहा है। पिछले 20 साल से पटना का 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार का घर था। यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर अलॉटेड था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद उनको बंगला दूसरा दे दिया गया। 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया। लालू यादव और राबड़ी देवी ने कहा कि हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इस अपने घर में शिफ्ट होंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक ऐसी जानकारी आ रही है कि लालू यादव
शिफ्ट हो जाएं इस परिवार इस बंगले में, उससे पहले इस बंगले पर कोई कानूनी आंच आ सकती है। अब ये कानूनी आंच क्या है? बीजेपी ने बाकायदा इस बात को आधिकारिक तौर पर उठाते हुए ये कहा है कि लालू यादव के ऊपर आरोप है लैंड फॉर जॉब का। मतलब रेलवे में रेल मंत्री रहते सरकारी नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली थी इन्होंने। तो ये जमीन कहीं उसी में से तो नहीं है, इसकी पहले जांच हो। अच्छा, मुझे आज किसी ने बताया कि ये जो जिस महुआ बाग में जिस जगह प्लॉट है, इसके आसपास की कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति वाकई में ईडी ने अटैच की है उसी लैंड फॉर जॉब मामले में। तो अब बीजेपी इसमें भी एक कानूनी पेच फंसाना चाहती है कि कहीं ये उसी भ्रष्टाचार की जमीन तो नहीं है, उसी की कमाई तो नहीं है। 10 बीघा जमीन है, बड़ा बीघा जमीन है। और अभी जो खबर है कि भाई कल ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई है वहां पर जाकर कि इसके जांच होना चाहिए, क्या ये जमीन वही है कि जो जमीन लेकर नौकरी देने का लालू प्रसाद यादव ने जो स्कैम किया था उसकी जमीन तो नहीं है। और ये भी जांच करने की मांग की है कि भाई इतना जो पैसा इसके अंदर करोड़ों रुपया लग रहा है, बहुत इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो टाइल्स है वो फॉरेन से टाइल्स है इसके अंदर लगने वाले, विदेशी टाइल्स मंगाए गए, कुछ जर्मन से वो उसके सब लगाने वाले आर्टिफिशियल फूल और वो मंगाए गए हैं लालू प्रसाद के रूम के लिए। तो ये मांग की गई है कि भाई इतना पैसा और ये बाहर से लाएगा ये कौन है। तो खबर ये भी आ रही है और रिटर्न में कहा गया है कि रीतलाल यादव का पैसा इसके अंदर लग रहा है, जो दानापुर से चुनाव लड़ा था हार गया है, कह रहे कि रीतलाल यादव इसमें पूरा पैसा लगा रहे। तो तमाम जांच हो रही है कि ये क्या अपराध की आय से ये मकान जेल बन में रहा जो भी चुनाव हाँ, हारा है। रीतलाल यादव कह रहे तो जो अपराध की आय से ये मकान बन रहा है, ये जमीन क्या उस तरीके से ली गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी लालू प्रसाद की समस्या परेशानियां खत्म नहीं हुई है, जांच होगी। और अगर ये ईडी की इसमें निकलता है कि जमीन कब्जे की है तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो सरकारी मकान वो लेने वाले हैं, वहां बैठ के करेंगे। वैसे छोड़ता कौन है जब अलॉट हुआ है तो, लेकिन अब मतलब उनके बनते आशियाने पर निगाह है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई अभी तक देखते हुए कोई बहुत आलीशान नहीं है। लालू जी की प्रतिष्ठा को आप लोग कमतर कर रहे हैं। ये अभी तो वो लालू जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े मामले हैं उनके ऊपर, उसमें कहाँ बहुत बड़ा सा बंगला है, 10 कमरे हैं, जमीन बड़ी है, 10 कमरे ही तो हैं कुल, इसमें कौन सा ऐसा जो है। अब हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेगा मामला तब समझ में आएगा। एक बात जरूर है, 5 कमरे वाला तो इनका भी है ना, तो इसलिए इनको 10 कमरे वाला बड़ा एक बात जरूर है कि क्या लालू प्रसाद यादव इन स्थितियों को नहीं जानते होंगे कि लैंड फॉर जॉब और दूसरे मामलों में फंसे ऐसी जमीन पर वो घर बनाएंगे? क्योंकि उनको भी तो पता है ना, राजनीति में नेता कम से कम अपना घर जब बना रहा होता है तो हो सकता है कि उसके आसपास की जमीनें ईटी ने अटैच की होंगी, लेकिन कम से कम इस जमीन पर सब कुछ क्लीन होगा। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि पैसा कितना लगा, तो भैया जब 9 एकड़ 10 एकड़ में घर बनेगा और इतना बड़ा घर बनेगा तो पैसा तो बहुत लगेगा, लेकिन जितना घर बन रहा है उसके पैसे क्या सब सही चैनल से होंगे जिसको ईडी पकड़ पाएगी? अब क्या वो वैल्यूएशन निकाल के कहेगी कि इतना ज्यादा हो गया है इसलिए पकड़ते हैं? कोई सीपीडब्ल्यूडी तो बना नहीं रहा शीश महल की तरह, ये तो प्राइवेट लोग बनाएंगे ना, तो वो कहेंगे कि हमारा इतने में बना है, आप वैल्यूएशन कराइए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अटैचमेंट जैसा मामला आता हुआ दिखेगा। बेसिकली मामला है छवि का, इमेज का, कि लालू जी की जो इमेज है उस पर यह आरोप भी लोग लगा दो तो लोग मान लेंगे, वो वाली बात है। और रीतलाल जी ने दिया तो थोड़ा सा फिर आप लालू जी की प्रतिष्ठा कमतर कर रहे हैं। लालू जी की छवि का इसमें क्या मसला है? अभी भी लालू जी की कोई छवि इसमें है? लालू जी बढ़िया वो बड़ी वाली बस में बैठ के घूमते हैं और उनके लिए तो मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना डिसअपॉइंट हो गए। ये तो क्या है? ये मुझे तो लग रहा था कोई इतने बड़े लोगों के लिए आपकी इतनी छोटी छोटी इतना बड़ा। चलिए सर, जल्दी आप अगली खबर। रीतलाल ने दिया तो लैंड फॉर जॉब ही हुआ ना।